नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हाल के वक्त में शायद ही ऐसा कोई केस हुआ हो जिसमें एक एक कर तमाम सबूत और गवाह अदालत के बाहर रखे जा रहे हैं। क्रूज ड्रग केस के मामले में तमाम इल्जामों की झड़ी के बीच अब एक नया गवाह सामने आया। इस गवाह का कहना है कि आर्यन खान को फंसाने की साजिश 27 सितंबर को नवी मुंबई के एक होटल में रची गई थी। साजिश शुरू से आखिर तक कामयाब रही, लेकिन ऐन वक्त पर एक सेल्फी ने सारा गेम बिगाड़ दिया। क्या क्रूज ड्रग रेड की प्लानिंग 27 सितंबर को की गई थी? क्या आर्यन के क्रूज पर जाने की खबर एनसीबी को 27 सितंबर को ही मिल गई थी? क्या केपी गोसावी समीर वानखेड़े के संपर्क में 27 सितंबर से पहले ही था? 27 सितंबर की रात नवी मुंबई के एक होटल में 2 कमरे क्यों बुक किए गए थे? क्या इन दोनों कमरों के बारे में समीर वानखेड़े को पहले से जानकारी थी? क्या नवी मुंबई के इसी होटल के कमरे में क्रूज ड्रग रेड की पूरी साजिश रची गई? पूरे मामले में सामने आए एक बिल्कुल नए किरदार विजय पघारे की माने तो क्रूज ड्रग रेड की कहानी बिल्कुल अलग है। विजय पघारे सुनील पाटिल का करीबी है। वही सुनील पाटिल जो आर्यन ड्रग्स केस का एक अहम किरदार होने के साथ साथ गोसावी का भी बेहद करीबी माना जाता है। इसी विजय पघारे ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। पघारे ने कहा है कि 27 सितंबर को नवी मुंबई के एक होटल में 2 कमरे बुक थे। एक कमरे में वो खुद गोसावी और सुनील पाटिल मौजूद थे, जबकि दूसरे कमरे में मनीष भानुशाली एक लड़की को लेकर पहुंचा था। करीब 2 घंटे तक कमरे में रुकने के बाद भानुशाली जब वहां से रवाना हुआ तो ये कहकर वहां से गया कि उसके हाथ एक बड़ा गेम लग गया है। मनीष भानुशाली का संबंध बीजेपी से है और गोसावी का भानुशाली से। अब विजय पघारे के इस दावे के हिसाब से क्रूज ड्रग रेड की पूरी साजिश इन्हीं लोगों के बीच रची गई। लेकिन इस साजिश का असली सूत्रधार कौन है, ये विजय पघारे ने फिलहाल नहीं बताया। लेकिन सवाल यह है कि ड्रग को लेकर कोई भी रेड क्या एनसीबी की मर्जी के बिना डाली जा सकती है? क्या ये मुमकिन है कि मुंबई जोनल डायरेक्टर यानी मुंबई में एनसीबी के सबसे बड़े अफसर समीर वानखेड़े की बिना जानकारी या सहमति के इतने बड़े रेड को बाहरी लोग अपने बलबूते पर अंजाम दे सकते हैं? विजय पघारे इतने पर ही नहीं रुकता है। वो दावा करता है कि इस बड़े गेम की डील लगभग तय थी। बस एक छोटी सी गलती ने सारा खेल बिगाड़ दिया और वो गलती इस सेल्फी की शक्ल में सामने आई। त्यानंतर 27/9 फंस्तून हॉटेलवरून भानुशाली आला तुझ्या रूममध्ये की भाऊ बडा गेम झाला, आत्ताच्या आता अहमदाबाद निघायचे पण नानाला घ्यायचं नाही, नानाला इथंच राहू द्या। त्यानंतर माझा रूम चालू ठेवला, पण 3 तारखेला पार्टी भानुशाली माझ्या रूमवर आल्यानंतर नाना तेरे पैसे मिल गए, चलो पैसे घ्यायला जायचे। मग पैसे घ्यायला गेलो तर तो रस्त्यात जे बोलत होता गाडीमध्ये 18 कोटी 25 कोटीचे डील झाले, 18 कोटी 85 लाख क्यों लिया, भाऊ ऐसा अच्छा चलता ना, इसने कुछ तो भी गड़बड़ तो नहीं किया, पूजा ने श्याम ने और केपी गोसा ने गड़बड़ तो नहीं किया, कभी कभी मयूर का नाम लेता था। यही वो सेल्फी है जो 3 अक्टूबर को पूरे देश में वायरल हो गई थी, क्योंकि इसी सेल्फी के जरिए पहली बार आर्यन खान एनसीबी की हिरासत में नजर आया था और साथ ही नजर आया था आर्यन के साथ गोसावी। एनसीबी की मंशा पर पहला सवाल इसी सेल्फी ने उठा दिया था। इस सेल्फी से इतना बवाल हुआ कि फिर बड़े गेम की डील अधूरी रह गई। किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई, 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। ये सच्चाई है। कोई भी क्रिमिनल केसेस में यदि आरोपी और पूरा पंचनामा के लिए सारा मटेरियल मिल गया तो इमीडिएटली एफआईआर होना जरूरी है, लेकिन ये केस में वैसा नहीं हुआ है। आरोपी था, पूरा जितने उन लोग के सस्पेक्टेड एक्यूज थे सारे लोगों को अरेस्ट किया ऑन द स्पॉट,
जो मुद्देमाल था, जो भी एनसी उन लोग बोल रहे थे, जो ड्रग्स था, व्हाटएवर था, वो भी सब मिल चुका। तो 8 घंटे एनसीबी ऑफिशियल क्या कर रही थी वो एविडेंस लेके? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करवाई? क्योंकि उनको पैसा ऐंठना था। ये पूरा प्लान पैसा ऐंठने के लिए किया, लेकिन गोसावी ने एक फोटो अपलोड किया फेसबुक के, उसके बाद सारा मैटर चेंज हो गया। विजय पघारे के मुताबिक इस सेल्फी के आम होने से पहले सब कुछ प्लान के तहत चल रहा था। 2 अक्टूबर को क्रूज पर एनसीबी की रेड हुई, आर्यन पकड़ लिया गया। पूजा ददलानी से 18 करोड़ रुपए के बदले आर्यन खान को छोड़े जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन ऐन मौके पर गोसावी की आर्यन खान के साथ एनसीबी दफ्तर में ली गई ये सेल्फी वायरल हुई और पूरा केस खराब हो गया। पघारे की माने तो उसने सुनील पाटिल और भानुशाली को ये कहते हुए सुना कि गोसावी पैसे वसूल कर फरार हो गया है। बाद में पाटिल ने खुद उससे फोन पर यहां तक कहा कि गोसावी की उस सेल्फी ने ही सारा काम खराब कर दिया। पघारे की इन बातों में कितना दम है, इसका पता तो मुंबई पुलिस और अब खुद एनसीबी लगाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि पघारे की बात एनसीपी नेता नवाब मलिक के उन इल्जामों को सही साबित करते हुए लगते हैं, जिनमें मलिक ने कहा है कि सैम डिसूजा, गोसावी एंड कंपनी आर्यन की रिहाई के बदले शाहरुख की मैनेजर ददलानी से वसूली की कोशिश कर रहे थे। नवाब मलिक ने तो यहां तक कहा कि एक पुराने ड्रग केस के मुलजिम को हथियार बनाकर ही एनसीबी के कुछ अफसर शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से वसूली करना चाहते थे। सुनने में ये बात बेशक अजीब लगे, लेकिन मलिक का दावा कुछ ऐसा ही है। नवाब मलिक ने कहा कि सैम डिसूजा ही दरअसल ड्रग्स केस का वो मुलजिम है जिसे समीर वानखेड़े समेत एनसीबी के कुछ अफसरों का आशीर्वाद प्राप्त है, और इन्हीं अफसरों की रजामंदी से वो आर्यन खान के मामले में शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी से वसूली की कोशिश कर रहा था। वो तो अगर आर्यन के साथ केपी गोसावी की सेल्फी वायरल न हुई होती तो शायद ये राज कभी बाहर नहीं आता। मलिक ने कहा कि सैम डिसूजा एनसीबी के वीड बेकरी केस का मुलजिम है, जिसे एनसीबी ने बाकायदा पूछताछ के लिए सम्मन भी भेजा था, लेकिन इस मामले में उसकी कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। मलिक ने उसको भेजी गई सम्मन की एक कॉपी बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर यह दावा किया है। मलिक ने इसी सिलसिले में एक ऑडियो क्लिप जारी भी किया और कहा कि यह क्लिप एनसीबी अफसरों के साथ सैम डिसूजा के रिश्तों का सबूत है। इस क्लिप में एक एनसीबी अफसर कथित तौर पर सैम डिसूजा से बातचीत करता सुनाई दे रहा है, जिसमें एनसीबी का अफसर डिसूजा को एनसीबी के दफ्तर में पेश होने की बात कहते हुए ये कहकर आगाह कर रहा है कि वो अपना फोन नंबर बदलने की गलती न करे, क्योंकि उनके पास उसके सारे IMEI के डिटेल्स मौजूद हैं। जबकि डिसूजा इस फोन कॉल के बदले में अफसर से कथित तौर पर थोड़ा और वक्त मांगता हुआ सुनाई देता है। मलिक ने दावा किया कि असल में सैम ने ड्रग्स केस से अपनी जान छुड़ाने के साथ साथ एनसीबी के लिए इन्फॉर्मर के तौर पर काम करने के लिए इस अफसर को एक मोटी रकम रिश्वत के तौर पर दी थी, और अब वही सैम डिसूजा क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के अफसरों की तरफ से पूजा ददलानी से पैसों की वसूली की कोशिश में लगा था। पैसे मांगे गए, 18 करोड़ की डील हुई, 50 लाख उठाए गए, और जब सेल्फी वायरल हो गई तो उस पे कि पैसा नहीं मिलेगा तो उसे आरोपी बना दिया गया। तो पूरा मामला किडनैपिंग और रैंसम वसूली का है, और आने वाले दिनों में चीजें धीरे धीरे स्टेब्लिश हो रही हैं। लेकिन ये तो रही वसूली के खेल में सैम डिसूजा के रोल की बात। इसी खेल में अब सुनील पाटिल नाम के एक ऐसे किरदार की एंट्री हुई है जिसे एनसीपी और बीजेपी दोनों एक दूसरे का प्यादा ठहराने की कोशिश में जुटे हैं, और बीजेपी जिसे आर्यन खान ड्रग्स केस का असली मास्टरमाइंड बता रही है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने इसी सुनील पाटिल को एनसीपी का करीबी और एनसीपी के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख का खास दोस्त बताते हुए ये दावा किया है कि ये पाटिल ही था जिसने सैम डिसूजा को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों से मिलवाया था। कंबोज का तो यहाँ तक कहना है कि असल में पाटिल, केपी गोसावी, मनीष भानुशाली, प्रभाकर सैल सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं। पाटिल ने होटल ललित में एक सूट बुक करा रखा था और वो यहीं एनसीपी के नेताओं को दावतें दिया करता था और यहीं से सारी डीलिंग हुआ करती थी।
में जहाँ शराब शवाब कबाब और नवाब होते थे, तो आज आपकी बौखलाहट प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली। महाराष्ट्र की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। मियां असलम शेख जी को भी जवाब देना पड़ेगा, उनके क्या रिश्ते हैं कासिफ खान जैसे ड्रग पेडलर से। उधर पाटिल ने खुद को इस मामले से अलग बताते हुए ये दावा किया है कि उसका आर्यन ड्रग्स केस से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सैम डिसूजा ने ही उसे कॉल कर कॉर्डेलिया क्रूज में होने वाली ड्रग्स पार्टी के बारे में जानकारी दी थी और उससे मदद मांगी थी, जिसके बाद उसने सैम को गोसावी और भानुशाली से मिलवा दिया था। पाटिल का कहना है कि बाद में जब सब कुछ हो गया तो उसके कहने पर ही गोसावी ने सैम डिसूजा को सारे रुपए वापस कर दिए। जाहिर है पाटिल का ये कहना अपने आप में ये इशारा करता है कि आर्यन केस में सैम और गोसावी ने पूजा ददलानी से एक मोटी रकम वसूल की थी, लेकिन शायद बाद में भेद खुलने के डर से रुपए लौटा दिए गए। जांच करते करते खुद जांच के घेरे में आ गई एनसीबी पर एक और गवाह ने संगीन इल्जाम लगाया। इस गवाह का कहना है कि उसे समीर वानखेड़े के हक में बयान देने के लिए पीटा गया। उधर इस बीच समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी और मुंबई पुलिस की एसआईटी की जांच जारी है। सैम डिसूजा के खिलाफ दर्ज एनसीबी के पुराने मामले पर पाटिल ने जो दावा किया है वो डिसूजा पर लगाए गए नवाब मलिक के इल्जामों को थोड़ी और मजबूती देता है। पाटिल ने कहा है कि वो सैम को पिछले 1 साल से जानता है। सैम ने उसके खिलाफ एनसीबी में दर्ज मुकदमे को लेकर उससे मदद मांगी थी, लेकिन उसने एनसीबी में किसी को नहीं जानने की बात कहकर सैम को कोई भी मदद करने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में उसे पता चला कि सैम ने एनसीबी के अफसर को 25 लाख रुपए की रिश्वत देकर वीट बेकरी ड्रग्स केस से अपनी जान छुड़ाई। पाटिल ने एनसीबी से अपना कोई भी लेना देना होने की बात से भी इनकार किया और कहा कि 2016 तक वो जरूर एनसीबी से जुड़ा था, लेकिन अब उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। पाटिल ने कहा कि वो नवाब मलिक से कभी नहीं मिला। हाँ, 10 अक्टूबर को आर्यन केस पर किए गए उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसने नवाब मलिक को एक बार फोन जरूर किया था। लेकिन इन तमाम खुलासों से अलग पाटिल ने मुंबई पुलिस की स्पेशल इंक्वायरी टीम के सामने जो बयान दिया है वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। गोसावी के बॉडीगार्ड रहे प्रभाकर सैल के वसूली के इल्जामों के बाद इस मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की टीम ने पाटिल को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्रों की माने तो पाटिल ने वहां पुलिस से कहा कि उसके साथ दिल्ली के एक होटल में बीजेपी नेता मनीष भानुशाली और उसके लोगों ने ये कहते हुए मारपीट की कि उसे समीर वानखेड़े के हक में ही अपना बयान देना है। मुस्तफा शेख, दिव्येश सिंह और सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।